पहली बात, यहाँ जो भी क्लास होगी इसकी आपको क्लास खत्म होने के बाद आप ही के ग्रुप में रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। दूसरी बात, डेली 9 बजे क्लास होगी। जूम का लिंक आपकी ग्रुप में शेयर होता रहेगा, क्लास में भी और लास्ट मिनट पे भी। तीसरी बात, यहां पर ओके मानिक जी, स्टेप बाय स्टेप आपको 2 तरह की ज्योतिष से परिचित करवाया जाएगा। ट्राई किया जाएगा कि जो लोग बिल्कुल नए हैं उनका परिचय बहुत अच्छे से हो, और जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। अब आप लोगों का कॉपरेशन ये डिसाइड करेगा कि हम लोग कितना क्या कर पाते हैं। इसमें आपको करवाया भी जाएगा, एंड में पूछने का मौका भी दिया जाएगा, और छोटे छोटे से होमवर्क भी दिए जाएंगे, और वो चेक भी होंगे, क्योंकि खाली मेरे बोलने से किसी को कुछ नहीं आएगा। थोड़ा सा दिमाग तो चलाना पड़ेगा। हाँ, मैं इजी से इजी मेथड कराने की कोशिश करूंगी। अब अब बात करते हैं ज्योतिष क्या है। क्या है ज्योतिष, बताना चाहेगा कोई? क्या कहते हैं ज्योतिष? ज्योतिष का क्लास अटेंड करने आए हो, कुछ तो सोचते होगे ना ज्योतिष क्या है। बताइए रविश जी, अनम्यूट करें। मैम, ज्योतिष एक्चुअली बहुत पुरानी हमारे सनातन धर्म की पद्धति है, हम्म। जिससे हम हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके पोजीशन के अनुसार हम एक प्रेडिक्टिव फोरकास्टिंग करते हैं कि भाई अगर इस नक्षत्र में कोई, जैसे श्री राम के जन्म के समय भी कहा जाता है कि इस तरह से ग्रह नक्षत्र थे, तो उसकी ये एक स्टडी है जी। जिसको हम लोग यूज करते हैं। जी, कोई और बताना चाहेगा? कोई और बताना चाहेगा ज्योतिष क्या है? मैम जी जैसे कि मैडम। हम लोग हाँ जी। मैम जी, जैसे कि हम लोग ग्रह एक ग्रह नक्षत्र। एक मिनट, एक मिनट, जो भी बोलना चाहता है शर्त है उसको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो अलाउड नहीं होगा। मैं कंप्यूटर से नहीं सुन रही। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कैमरा ऑन करें, और आप लोग फिर भी कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। हाँ जी, बोलिए। झूमा जी, आप बोलिए, आप बोल रहे थे। जैसे कि हम लोग का जो ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र है, जन्म के टाइम पे उन ग्रह नक्षत्र का चाल के ऊपर हम लोग का उस टाइम में हम लोग का इफेक्ट क्या निकला है, तो उसको ही प्रिडिक्ट करने के लिए जो सहायता करते हैं, हम्म। तो ये मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी के ऊपर से हम लोग को ज्ञान मिलता है। हम्म। हम्म। ठीक, ठीक है। एनीवन, कोई और? ज्योतिष एक गहन साइंस है जो अगर अच्छी तरह से प्रेडिक्ट करें तो बहुत सही प्रेडिक्शंस आ जाते हैं। हम्म। बट आजकल काफी लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर से करते हैं, तो इसको अंधविश्वास की तरफ भी मानने लग गए लोग। अंधविश्वास की तरह तो बहुत पहले से मानते हैं मैडम लोग। और दूसरी हाँ बात, हाँ, पर वो ऊपर ऊपर से करने वाले ज्यादा हो गए ना, इसलिए ज्यादा उस तरह का वो फैल गया है। हम्म, तो वो इसको एक हर चीज। साइंस की तरह समझने के लिए ही मैंने क्लास ज्वाइन किया है। जी, जी। देखिए, मैं यहाँ पर एक आपको एक बात कहूंगी, याद रखिएगा। यहाँ पर इस दुनिया में कुछ भी कंप्लीट नहीं है, और कुछ भी अनकंप्लीट नहीं है। कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। मतलब यस मैम। जो एक की नजर में सही है वो दूसरे की नजर में गलत है, क्योंकि सबके अपने अपने स्वभाव है। और सबसे इंपॉर्टेंट, चाकू का प्रयोग सब्जी काटने के लिए करोगे या नस काटने के लिए करोगे, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना? है ना? ठीक है। अब बात ये आती है कि वास्तव में ज्योतिष है, प्रेडिक्शन करना ज्योतिष का एक पार्ट है। यस मैम। ज्योतिष एक्चुअली हमारे शरीर के 5 तत्वों का अध्ययन है। अगर बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बोले, ज्योतिष हमारे शरीर के 5 तत्वों का अध्ययन है। ऐसा नहीं कि जो आप लोगों ने कहा गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात, ज्योतिष मिलेनियर्स का नहीं, बिलेनियर्स का कप ऑफ टी है। जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जितने बड़े बड़े आपको ये लोग दिखाई देते हैं, फाइनेंशियल वाइज, रेपुटेशन वाइज, स्टेटस वाइज, ये सब
ये सब ना एक एक कदम एस्ट्रोलॉजर्स से पूछकर उठाते हैं। कुछ तो बात होगी, है ना। कुछ तो बात एक्चुअल है। ज्योतिष के माध्यम से, ऐसा मान लीजिए हम एक मोबाइल खरीदने जाते हैं, हम लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशंस डिसाइड करते हैं, इतनी रैम चाहिए, ये वाला प्रोसेसर चाहिए, ये वाली कैपेसिटी चाहिए, इतना इसका स्टोरेज चाहिए, करते हैं ना चेक हम, इतने अपडेट्स चाहिए। तो ठीक वैसे ही जब हमारा जन्म होता है, यूनिवर्स में ग्रह नक्षत्र सितारे जहां जहां होते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर डिसाइड करते हैं। यानी कि वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, तो हमें ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि भाई हम ऐसा क्या करें जिससे चीजें बेटर हो जाए, और हम ऐसा क्या करना छोड़ दें जिससे कि जीवन में कम मुश्किलें आए। आधी से ज्यादा मुश्किलें कब आती हैं? जब हम वो चीजों का चुनाव कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बनी नहीं होती हैं। जीवन में आधी से ज्यादा मुश्किलें ये हैं कि हम खुद को ही नहीं पहचान रहे हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात। अब बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, हम इसको भी समझेंगे। आज पहला दिन है, तो आज हम समझेंगे ज्योतिष क्या है, ज्योतिष के बेस को समझेंगे। ठीक है। तो ज्योतिष, जैसा कि मैंने बोला, हमारे शरीर के 5 तत्वों का अध्ययन है। हम यहीं से शुरू करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट शुरू होता है तो वो अपनी एबीसी से शुरू होता है। तो ज्योतिष की भी एबीसी है। मैं आप लोगों को फिलहाल कुछ देर के लिए फोर्स म्यूट कर रही हूँ, बाद में मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगी। जिन्होंने भी हैंड रेस किए हुए हैं वो डाउन कर लें, पिंकू जी, जसबीर जी, क्योंकि अब आप का अभी हैंड अप डाउन अप करने का कोई वो नहीं है। तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? ज्योतिष की एबीसी से। तो ज्योतिष की एबीसी में आते हैं ग्रहों के नाम। सप्ताह के 7 दिनों के नाम से हर कोई परिचित है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब जानते हैं। तो संडे से हुआ रविवार, रवि का पर्यायवाची होता है सूर्य। मंडे से हुआ सोमवार, सोम का पर्यायवाची होता है चंद्रमा। ट्यूसडे से हुआ मंगलवार, यानी कि मंगल ग्रह। वेनसडे से हुआ बुधवार, यानी कि बुध ग्रह। थर्सडे से हुआ गुरुवार, यानी कि गुरु ग्रह। फ्राइडे से हुआ शुक्रवार, यानी कि शुक्र ग्रह। सैटरडे से हुआ शनिवार, यानी कि शनि ग्रह। तो सप्ताह के 7 दिनों के नाम 7 ग्रहों के नाम पर ही है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इसके बाद आते हैं 2 छाया ग्रह, राहु और केतु। एक्चुअल राहु केतु ग्रह नहीं है, छाया ग्रह है। समंद्र मंथन की कहानी से आप सब परिचित होंगे, है ना। समंद्र मंथन की कहानी जानते हैं ना सब, कि एक समय पर देवताओं और दानवों में युद्ध भी हुआ था इस बात के लिए। तो देवता लोग अमर हो जाएं, इसके लिए समुद्र मंथन किया गया था। तो समुद्र की तलहटी से पहले विष निकला था, जिसको कि भोलेनाथ ने धारण किया था, इस वजह से वो विषधर या नीलकंठ कहलाए। उसके बाद कुछ मोती निकले थे। उसके बाद अमृत निकला था, जो कि देवता लोग पीकर अमर हो गए। तो अब दानवों को वो अमृत पीना अलाउड नहीं था। लेकिन एक स्वर भानु नाम का राक्षस था, जिसके मन में लालच आ गया कि मुझे भी ये अमृत पीना है और अमर होना है। तो उसने क्या किया, देवताओं जैसा रूप बनाया, यानी बहरूपिया बन गया। देवताओं जैसी वेशभूषा पहनी, देवताओं जैसा खुद को रिप्रेजेंट किया, और जाकर देवताओं की लाइन में लग के खड़ा हो गया और अमृत पीने लगा। जब वो अमृत पी रहा था तो कहते हैं सूर्य और चंद्र की उन पर नजर पड़ी। तो सूर्य चंद्र ने देखा कि ये हम में से एक नहीं है। उन्होंने भगवान से जाकर के कंप्लेंट की कि ये तो कोई और है। तो आदेश हुआ कि इसे पकड़ के लाओ। तो स्वर भानु जी को पकड़ा गया। अब जब देवता और दानव आपस में भिड़ते थे तो क्या करते थे, एक दूसरे को मारने का प्रयास करते थे। तो स्वर भानु जी की भी पहचान हुई कि ये तो राक्षस है, छल कर रहे हैं, बहरूपियां हैं। तो उन्हें मारने का प्रयास किया गया। अब जब उन्हें मारने का प्रयास किया गया तो उनकी मृत्यु हो नहीं पाई। वजह,
अमृत उनके गले तक जा चुका था और वो अमर हो चुके थे। फलस्वरूप उनका शरीर दो पार्ट्स में विभाजित हो गया। एक सर, ऊपर वाला पार्ट सर, और नीचे वाला पार्ट धड़। सर वाले पार्ट को राहु कहा जाने लगा, धड़ वाले पार्ट को केतु कहा जाने लगा। अब सर वाला पार्ट राहु क्या करता है? विचारों के माया जाल को जन्म देता है, एक्सेस ऑफ थॉट्स को जन्म देता है। जो हमारे मन में विचारों की तीव्र गति चलती है, वो सब कहां से आता है? राहु की वजह से। या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर हम डर जाते हैं, या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, हम कंफ्यूज होकर के गलत डिसीजन लेते हैं किसी माया जाल में, किसी भ्रम में फंसकर, तो वो राहु का माया जाल होता है। और केतु यानी धड़ क्या करता है? धड़ का अपना अस्तित्व नहीं होता। आप धड़ से कहिए बिना सर के कि कोई काम कर दे, नहीं करेगा, वो पड़ा रहेगा। अब मैं बोलूं मुझे प्यास लगी है, मेरे दिमाग ने मेरे हाथ को ऑर्डर दिया कि पानी का गिलास भरो और मुंह तक ले जाओ। अब अगर दिमाग ही ऑर्डर देने के लिए ना हो तो नर्वस सिस्टम काम कहां से करेगा? तो ठीक है, ऐसे ही धड़ का अपना कोई औचित्य नहीं रहता। तो केतु को काम करने के लिए किसी ना किसी मालिक की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में कभी सूर्य उसका मालिक बनता है, कभी चंद्र उसका मालिक बनता है, कभी मंगल उसका मालिक बनता है। और जो जो ग्रह केतु का मालिक बनता है और उसको आदेश देता है, अब देखो, जैसा जिसका दिमाग होगा वैसा ही आदेश देगा। केतु की ओरिजिनलिटी तो कोई नहीं पूछेगा ना। अब शरीर राक्षस का, दिमाग देवताओं का, कभी सूर्य कमांड दे रहा है, कभी चंद्र दे रहा है, कभी मंगल दे रहा है, तो केतु को तो बुरा लगेगा ना। जब एक व्यक्ति को बार बार स्वयं को बदलना पड़े तो नेचुरल है उसको गुस्सा आएगा। वो क्या करेगा? जिसके साथ रहेगा उसी के फल कैंची की तरह काटेगा। तो इसलिए केतु को डिटैचमेंट, मोक्ष, कटाव कहते हैं। लेकिन अगर कोई केतु को एक्सेप्ट, बड़े प्यार से धीरे धीरे एक्सेप्टेंस के साथ ले, फिर यही केतु सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इसको थोड़ा सा एक कहानी से समझते हैं। बचपन में हम सबने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी है। खरगोश और कछुए में रेस हुई थी, है ना। ओवर कॉन्फिडेंट खरगोश आधे रास्ते में जाकर सो गया था कि कछुआ मेरा क्या मुकाबला करेगा। और कछुआ धीरे 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 चलते चलते फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच के जीत गया था। खरगोश जी अपनी नींद पूरी करके उठे, देखा दूर दूर तक कोई नहीं है, भागे, लेकिन ये क्या, वहां तो ऑलरेडी कछुआ पहुंच चुका है। तो वो जो खरगोश था वो ओवर कॉन्फिडेंट राहु है, और वो जो कछुआ है वो केतु है, जो धीरे 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 चल के पहुंच गया। केतु का मतलब है सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप। और राहु है बड़ा, फैलाव। केतु माने जड़ें और राहु माने फैलना। ये जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ये सब, ये जो फैलाव है वाईफाई का, ये सब राहु है। पर इंटरनेट आ जहां से रहा है वो केतु है। कहां से आ रहा है? समंदर में से निकल रहा है ना। तारे कहां से निकल रही हैं? ठीक है। तो इस तरह से ये भी राहु केतु का माया जाल है। आप कभी भी नोटिस करो, अगर आप इस समय क्लास ले रहे हो, प्रोडक्टिव कर रहे हो, तो ये इसका अच्छा यूज है। और आप सारा टाइम रील चला करके टाइम किल कर रहे हो, तो वो इसका बुरा यूज है। वो राहु का माया जाल है। ठीक है। तो इस तरह से 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों ने मिलकर ग्रहों की टीम का निर्माण किया। इन सभी ग्रहों के अपने अपने काम होते हैं। ये ग्रहों का मंत्रिमंडल है, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा होते हैं, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट है। हम आगे समझेंगे इसको भी। नेक्स्ट आती है राशियां। एवरीवन नोज 12 राशियां हैं, सबकी अपनी कोई ना कोई राशि है। हम ये भी सीखेंगे किसकी कौन सी राशि है। तो 12 राशियों के पहले हम नाम जानते हैं। पहली मेष राशि यानी कि एरिस। दूसरी वृषभ राशि यानी कि टॉरस। तीसरी मिथुन राशि यानी कि जैमिनी। चौथी कर्क राशि यानी कि कैंसर। पांचवी सिंह राशि यानी कि लियो। छठी कन्या राशि यानी कि वर्गो। सातवीं तुला राशि यानी कि लिब्रा। आठवीं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। नवीं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। 10वीं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन। 11वीं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस।
12वीं मीन राशि यानी कि पाइसेस। ये है आपकी 12 राशि। ये राशियां ग्रहों का घर है, या दूसरे शब्दों में कहें ग्रह राशियों के मालिक हैं। जो मेष राशि है वो मंगल का घर है, या फिर मंगल मेष राशि के मालिक है। वृषभ राशि शुक्र का, मिथुन राशि बुध का, कर्क राशि चंद्र का, सिंह राशि सूर्य का, कन्या राशि बुध का, तुला राशि शुक्र का, वृश्चिक राशि मंगल का, धनु राशि गुरु का, मकर राशि शनि का, कुंभ राशि शनि का, और मीन राशि अगेन गुरु का। बड़े ध्यान से देखिए, राहु केतु किसी भी राशि के मालिक नहीं है। नहीं है ना? सर हिला के बताओ, है कि नहीं है? राहु केतु किसी भी राशि के मालिक नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु केतु विदेशी हैं। राहु केतु कहीं से भी ग्रहों की टीम के नहीं है, जबरदस्ती टीम में शामिल हुए हैं। तो कोई भी राशि इनको अपने घर में स्थान नहीं देती है। ठीक वैसे ही कि अगर भारत में घर बनाना हो तो आधार कार्ड चाहिए रजिस्ट्री के लिए, तो इनके पास तो आधार कार्ड है ही नहीं। तो इसलिए 12 राशियों के 7 ग्रह मालिक हैं, यानी कि कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। अब इसको थोड़ा और इजी करते हैं। इन ग्रहों में सूर्य ग्रहों का राजा होता है, जो कि सिंह राशि का मालिक है। चंद्र ग्रहों की रानी होती है, जो कि कर्क राशि की मालिक है। सूर्य सिंह राशि का मालिक, चंद्र कर्क राशि की। ये इनके राज सिंहासन हो गए। 2 राशियां और 2 ग्रह और कम हो गए, बच गए 10 राशियां और 5 ग्रह। ठीक है? तो मंगल मेष और वृश्चिक दोनों का मालिक है। शुक्र वृषभ और तुला इन दोनों का मालिक है। बुध मिथुन और कन्या इन दोनों का मालिक है। गुरु धनु और मीन का मालिक है। शनि मकर और कुंभ का मालिक है। राइट? तो इस तरह से 7 ग्रहों का बंटवारा हुआ है 12 राशियों में। इसको याद करने का एक थोड़ा जिगजैग सा मेथड बता रही हूं, जो बिल्कुल नए लोग हैं। मैं थोड़ा सा ट्रिकी करके याद करती थी, मुझे ऐसे याद नहीं होता था, वैसे धीरे धीरे याद हो जाता है। तो राशियों के सीरियल ऑर्डर को थोड़ा सा बदल देते हैं। 1 2 3, 3 के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 4 5, 5 के बाद अगेन एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 6, 6 को 5 के नीचे नहीं लिखना है, 3 के सामने लिखना है। 6 के ऊपर 7 और 7 के ऊपर 8। 9, 9 को, 9वीं राशि को 5 के नीचे लिखिए। 9 के नीचे 10, 10 के सामने 11 और 11 के ऊपर 12। अब जो जिस राशि का सीरियल ऑर्डर है उसके सामने वही राशि लिख दीजिए। पहली मेष राशि, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन राशि। तो 1 8 पहली और 8वीं राशि के मालिक हुए मंगल। 2 7 दूसरी और 7वीं राशि के मालिक हुए शुक्र। 3 6 तीसरी और छठी राशि के मालिक हुए बुध। 4 चौथी कर्क राशि के मालिक हुए चंद्र। 5 सिंह राशि के मालिक हुए सूर्य। 9 12 नवीं और 12वीं राशि के मालिक हुए गुरु। 10 11 10वीं और 11वीं राशि के मालिक हुए शनि। राइट? आई होप आप लोगों को थोड़ा इससे इजी लगा होगा। मैं एक बार आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूं। क्या यहां तक सब लोगों को समझ आ रहा है? हाँ मैम, हाँ समझ में आ रहा है। सब हाँ लोग मैडम, हाँ, आ समझ रहा है में आ मैम, रहा है। समझ में आ रहा है। क्लियर? मैडम जो ये बिल्कुल नए लोग हैं। मुझे यहाँ मुझे तक ये ठीक है। पूछना है। हाँ, मुझे पूछना है कि ये मून साइन के लिए है कि सन साइन के लिए है? ना हम मून साइन कर रहे हैं ना हम सनशाइन कर रहे हैं। हम तो अभी सिर्फ ग्रहों और राशियों के मालिक कर रहे हैं। अच्छा। हमने अभी ना मून साइन किया ना सन साइन किया। नहीं, ये जो एरीज के सामने मंगल है, तो ये एरीज जो है वो अकॉर्डिंग टू मून साइन या सन साइन? पल्लवी जी ध्यान से सुनिए, ना यहाँ मून का कोई रोल है ना सन का रोल है।
अच्छा मेष और वृश्चिक राशि के मालिक मंगल होते हैं, अच्छा 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 इनकी लॉर्डशिप है, ठीक है। अच्छा। इसका समझा। कोई सन और मून से लेना देना नहीं है, अब क्लियर। हाँ हाँ, और वो आप फिर से शेयर करेंगे वो 9, 10, 11, 12 लिख नहीं पाई मैं। हाँ पल्लवी जी, वैसे रिकॉर्डिंग आएगी, आप वहां आराम से अच्छा पूरा आएगा, ठीक अच्छा, है। हाँ ठीक है ठीक है ओके ठीक है, ओके थैंक यू ओके थैंक यू। ओके। क्लास खत्म होने के आधे पौने घंटे बाद रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ओके ओके, हाँ थैंक यू। ठीक है। हाँ मैम ये समझ में आया मुझे, लेकिन ये यूज कैसे होगा वो आप बताएंगे ना। जसबीर जी, अभी कहाँ, प्री नर्सरी में ही अगर आप थर्ड फोर्थ की बात कर रहे हो। देखो, जानते हो बड़े लोगों को पढ़ाना सबसे मुश्किल क्यों होता है? बहुत जल्दी एक्साइटमेंट आती है। हम बड़े हैं, लेकिन चलेगा स्टेप बाय स्टेप, सब बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। अब हमें ये तो पता चल गया कि मेष और वृश्चिक राशि के मालिक मंगल है, लेकिन ये मंगल करते क्या है? वृषभ और तुला राशि के मालिक शुक्र है, बट शुक्र करते क्या है? मिथुन और कन्या राशि के मालिक बुध है, लेकिन बुध करते क्या है? तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम सबके घर में भी एक मुखिया होते हैं, कहीं मम्मी, कहीं पापा, कहीं दादी, कहीं बुआ, कहीं मामा, कहीं बच्चे, मतलब हर घर में किसी एक की ज्यादा चलती है और बाकी सबको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, जिस राशि का जो मालिक है, उस व्यक्ति के स्वभाव पे उस ग्रह का असर होता है। जैसे कि मेष और वृश्चिक राशि वालों का मालिक मंगल है, तो मेष और वृश्चिक राशि वालों के स्वभाव पे मंगल का प्रभाव पाया जाता है। वृषभ और तुला राशि वालों के स्वभाव पे शुक्र का प्रभाव पाया जाता है। मिथुन और कन्या राशि वालों पे बुध का, कर्क राशि वालों पे चंद्र का, सिंह राशि वालों पे सूर्य का, धनु और मीन राशि वालों पे गुरु का, मकर और कुंभ राशि वालों पे शनि का, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि मेष और वृश्चिक राशि वालों पे मंगल का असर पाया जाता है, लेकिन मंगल किसके जैसा है, शुक्र किसके जैसा है, बुध किसके जैसा है? अब बारी है ये जानने की। तो यहां पर हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से मैंने क्लास शुरू की थी, कि हमारा ज्योतिष किसका अध्ययन है? 5 तत्वों का। तो ये सभी ग्रह किसी न किसी तत्व से प्रभावित होते हैं। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व से प्रभावित है। तो आग का स्वभाव हम सब जानते हैं कैसा होता है, गरम, ऊर्जावान, एनर्जेटिक, है ना। जरूरी नहीं है आग में कूदो, आग से थोड़े से डिस्टेंस पे भी अगर हम रहते हैं तो हमें रैशेज होने लगते हैं। तो ठीक ऐसे ही सूर्य और मंगल अग्नि तत्व से प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों में एग्रेशन, डोमिनेशन, जल्दबाजी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा होता है। अब एक बात सुनो, जिसके अंदर ऊर्जा होगी वो तो फटाफट से रिएक्ट करेगा ना। जो जैसा होता है उसको सब लोग वैसे दिखते हैं। तो ये इन्हें लगेगा दूसरे लोग स्लो क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ये फास्ट है, इनका सोचने का और समझने का तरीका फास्ट है, इसलिए ये एग्रेसिव हो जाते हैं। इसलिए लोग थोड़ा मंगल वालों से डरते हैं। लेकिन अगर ये फिजिकल वर्कआउट या डोमिनेशन वाली सीट्स पे होते हैं तो इनसे ज्यादा बढ़िया कोई कुछ नहीं कर सकता। चंद्र और शुक्र जल तत्व से प्रभावित होते हैं। जल का स्वभाव कैसा होता है? वी नो दैट जल शीतल होता है, जिस भी बर्तन में डालो उसका आकार ले लेता है। जरूरत पड़े तो बर्फ बन जाता है, जरूरत पड़े तो भाप बन जाता है। मतलब सबसे ज्यादा ढलने की क्षमता, हाईली फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन ये हालातों को संभालने के लिए किसी भी हद तक खुद को बदल लेते हैं, राइट। तो सूर्य और मंगल अग्नि तत्व से प्रभावित है, चंद्र और शुक्र जल तत्व से प्रभावित है, बुध पृथ्वी तत्व से प्रभावित है। अब पृथ्वी तत्व का स्वभाव क्या है? धरती हमारी माता है, स्थिर, फिक्स चीज, जड़ों से जुड़ी चीजें, है ना। पेशेंस। तो बुध में इस वजह से क्या चीजें आती हैं? ठहराव आता है, जैसे मैम ने कहा पेशेंस आता है, सहनशीलता, स्थिरता आती है। तो ये बुध को बुद्धि से भी जोड़ा जाता है। जिस तरह धरती सबका हित चाहती है, ठीक वैसे ही बुध वालों को बुद्धि से जोड़ने पर ये सोच समझकर चलने वाले लोग हैं,
सबका हित चाहने वाले लोग हैं, उतावलापन नहीं दिखाते। सूर्य और मंगल वाले उतावलापन दिखाते हैं। चंद्र और शुक्र वाले सिचुएशन देख के ढल जाते हैं, और बुध वाले ठहराव से चलते हैं। गुरु आकाश तत्व, सब तत्वों का राजा। ऐसा मान लीजिए सर की छत। अगर बाकी के चार तत्व अग्नि जल पृथ्वी वायु चार दीवारी है, तो आकाश क्या है? छत है। ठीक है। अब छत में यदि छेद हो जाए तो क्या होगा? धूप आएगी, गर्मी आएगी, मिट्टी आएगी, बारिश आएगी, और वो सब नीचे आकर के बाकी की चार दीवारी की नींवों को कमजोर कर देगा। तो इसलिए गुरु का महात्म सबसे ज्यादा। एक्चुअली गुरु के पास डिपार्टमेंट भी ऐसे हैं। गुरु का डिपार्टमेंट हमारी सांसों का है। सारा झगड़ा सांसों का ही तो है। 56 भोग पड़े हों और सांसें ना रहे, किस काम की? गुरु का कब्जा हमारी बुद्धि पर है, हमारे ज्ञान पर है। यदि व्यक्ति को कमाई हुई करोड़ों की दौलत मिल जाए लेकिन उसको संभालनी ना आए, खत्म कहानी। गुरु का कब्जा हमारे पेट पर है, हर बीमारी पेट से शुरू होती है। गुरु का कब्जा हमारी ब्लेसिंग्स पर है, दुआओं पर। हम कई बार कहते हैं ना, इसको तो बद्दुआ खा गई। तो गुरु माने ब्लेसिंग्स, इसलिए आकाश तत्व सबसे बड़ा माना जाता है। लास्ट, शनि राहु केतु, ये वायु तत्व की कैटेगरी में आते हैं। राहु केतु जैसे पापी ग्रह भी वायु तत्व की कैटेगरी में आते हैं। जिस तरह जल फ्लेक्सिबल है, वैसे ही वायु भी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जल भी छोटे से सुराख से निकल सकता है, वायु भी निकल सकती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? वायु तत्व में पापी ग्रह आ रहे हैं। और पाप कर्म क्या होता है? हर वो कर्म पाप कर्म होता है जब अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान दिया जाता है। ठीक है। तो जल तत्व वाले भी फ्लेक्सिबल होते हैं, वायु तत्व वाले भी फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन जल तत्व वाले दूसरों के हालातों को संभालने के लिए खुद को बदलते हैं, और वायु तत्व वाले अपने फायदे के लिए बदलते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। तो सूर्य मंगल अग्नि तत्व के, चंद्र शुक्र जल तत्व के, बुध पृथ्वी तत्व के, गुरु आकाश तत्व के, शनि राहु केतु वायु तत्व के। इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज इन्हीं पांचों तत्वों से बनी है। जब हमारा जन्म होता है, जो जो ग्रह जिस पोजीशन में होता है, वो हमारी बॉडी में वैसे ही एंटर कर जाता है। और जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, और वो ज्योतिषी जब हमारी कुंडली की स्टडी करता है, तो इनडायरेक्ट वो हमारे ग्रहों की स्टडी करता है। और ये ग्रह किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तत्वों को। यानी कि जब वो सूर्य मंगल की स्टडी कर रहा है, तो वो अग्नि तत्व की स्टडी कर रहा है। वो चंद्र शुक्र की स्टडी कर रहा है, तो वो जल तत्व की स्टडी कर रहा है। वो बुध की कर रहा है, तो पृथ्वी तत्व की कर रहा है। गुरु की कर रहा है, तो आकाश तत्व की कर रहा है। और शनि राहु केतु की कर रहा है, तो वायु तत्व की कर रहा है। तो इस प्रकार ज्योतिष हमारे शरीर के 5 तत्वों का अध्ययन है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? हाँ मैम, हाँ। जितने नए लोग हैं, एवरीवन क्लियर? यस मैम। बोर तो नहीं हो रहे? जी, नींद तो क्लियर। नहीं आ रही? नींद यस तो मैम, नहीं आ यस। नहीं। मैडम एक यस क्वेश्चन है मैडम। मैम। आपने ये कहा था कि यूनिवर्स में ये 5 तत्व से बना है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण यहाँ खत्म हो जाता है, वहां तो ये तत्व होते नहीं है। रही? देखिए सर, जो आध्यात्मिकता में बोला जाता है, इस कुदरत की हर एक चीज, जड़ हो या चेतन, उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं 5 तत्वों का उपमेश है। राइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स के अंदर गुरुत्वाकर्षण, वो आप साइंस से उसको जोड़ रहे हैं, बिल्कुल एस्ट्रोनॉमी पे जा रहे हैं। तर्क और कुछ ज्योतिषीय मत थोड़ा सा डिफरेंट है, उनके बहुत डेप्थ में जाएंगे तब जाकर के वो मैच करेंगे। यहां पर स्टार्टिंग में उस चीज को नहीं हम प्रूव कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूं कि जिस समय हमारा जन्म हुआ है, उस समय पर जो भी तत्व, यानी जो भी ग्रह नक्षत्र जहां है, उसका प्रभाव हमारी बॉडी के बॉडी पार्ट्स पर और हमारी बॉडी में आता है। ये सभी ग्रह हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर फिक्स होते हैं। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तो जब हम इनका अध्ययन करते हैं, तो इनडायरेक्ट हम 5 तत्वों का अध्ययन करते हैं। मेरा मतलब यहां पहुंचने का था। ठीक है जी? हाँ जी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका। अभी देखिए, अभी अभी प्रश्न नहीं पूछने हैं, अभी एक बार अगला स्टेप कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर हम पहुंचेंगे। ठीक है।
एंड में आप लोगों को पूछने का मौका बिल्कुल दिया जाएगा। तो अब यहां तक आ गए आपके ज्योतिष हमारे शरीर के 5 तत्वों का अध्ययन कैसे है, यहां पे पहुंचे हम। अब नेक्स्ट आती है आपकी कि लगन कुंडली, यानी कि कुंडली कैसे ड्रॉ करनी है। बहुत इजी होता है ड्रॉ करना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, मैं सिर्फ वो बताने जा रही हूं कि क्या सबसे पहले आप स्टेप 1 बनाएंगे, ये जो बना है स्टेप 1। फिर आप स्टेप 2 बनाएंगे, ये अंदर की पिक्चर, स्टेप 2। फिर आप स्टेप 3 बनाएंगे, स्टेप 3 यानी ये क्रॉस का निशान, ये वाला। लेकिन कभी भी आप स्टेप 2 पर क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप किसी के प्रारब्ध को बताने जा रहे हैं, किसी को दिशा निर्देश देने जा रहे हैं। तो ये जो क्रॉस का निशान है, जिसको खतरे का निशान कहते हैं, उसको नेगेटिविटी से स्टार्ट नहीं करेंगे। जब हम इस तरह से पिक्चर बना लेते हैं तो ये पिक्चर 12 हिस्सों में विभाजित होती है, जिसको कुंडली के 12 घर या 12 भाव कहते हैं। 12 घर या 12 भाव, ठीक है। और ये 12 घरों के नंबर फिक्स होते हैं। ये पहला घर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। ये नंबर आपको इस फॉर्मेट में दिखाई दे चाहे ना दे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर आपको इस फॉर्मेट में दिखाई दे चाहे ना दे, ये नंबर ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। घरों के नंबर फिक्स होते हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई भी रहे, चाहे ताला रहे, चाहे मम्मी रहे, चाहे पापा रहे, चाहे किराएदार रहे, चाहे पड़ोसी रहे, कोई भी रहे, ये घरों का नंबर फिक्स है। ठीक वैसे ही जैसे गूगल पे एड्रेस डालोगे तो गूगल वहां ले जाएगा, घर के बाहर एड्रेस लिखा है या नहीं लिखा मैटर नहीं करता। ये 12 घर ही हमारी जिंदगी का मोटा मोटा प्लेटफॉर्म तय करते हैं। पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर यहां पर डिजाइनिंग होती है। यहां ग्रह और राशियां बैठ करके कुंडली का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुंडली के 12 घर बताते क्या क्या है। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पे आ रहे हैं कि कुंडली के 12 घर क्या क्या बताते हैं। इसको डिटेल में भी समझेंगे, पहले मोटे तौर पे बता देती हूं। कुंडली के पहले घर का नाम होता है तनु भाव। तन वर्ड से बना है, तनु यानी शरीर, व्यक्तित्व। कुंडली के दूसरे भाव का नाम होता है धन भाव, यानी कि वाणी, कुटुंब, पारिवारिक सुख, और तिजोरी, जोड़ा गया धन। कुंडली के तीसरे भाव का नाम होता है सहज भाव, बोल्डनेस, एफर्ट्स, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का सुख। कुंडली के चौथे भाव का नाम होता है सुख भाव। हम सबसे पहला सुख क्या लाते हैं? माता का सुख, क्योंकि हम सबसे पहले इस दुनिया में किसको पहचानते हैं? माँ को, उसकी खुशबू से भी पहचानते हैं। वाहन का सुख, मकान का सुख, लग्जीरियस, मानसिक, हर तरह के सुख। पांचवा सुख बुद्धि भाव, हमारा एजुकेशन लेवल, हमारा आईक्यू लेवल और हमारी संतान, संतान यानी कि हमारे बच्चे, जो भी चलेगी हमारी पीढ़ियां आगे। छठा घर रिपु भाव। अब देखो, सब कुछ इजी इजी चल रहा है, लाइफ में कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो हमें मोटिवेट करे, परेशान करे। तो छठा घर होता है रिपु भाव, जो जीवन में कंपटीशन लाता है, मुश्किलें पैदा करता है। रिपु का मतलब होता है वैरी, वैरी माने दुश्मन, ऋण, रोग, शत्रु, यानी जो हमारी लाइफ में इश्यूज क्रिएट करते हैं। सातवां घर होता है जाया भाव, साथी भाव, पार्टनर भाव, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, और चाहे डेली इनकम हो। कहां से पता चलता है? सातवें घर से। आठवां घर होता है आयु भाव, हमारी मृत्यु और आयु को प्रभावित करने वाले घटक,
जिस तरह छठा घर स्ट्रगल देता है, आठवां घर भी परेशानियां लाता है, छुपी हुई चीजें लाता है। ये जो आप ऑकल्ट की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ज्योतिष की, ये भी आठवें घर से देखते हैं। ऐसा समझ लीजिए ये पताल है। यदि किसी कुएं में सूरज को गिर दे तो रोशनी बाहर नहीं फैलेगी, वहां रुक जाएगी। अगर रोशनी फैलानी है तो सूरज को बाहर लाना पड़ेगा धरती पर। तो वैसा स्ट्रगल, गुप्त चीजें, अचानक होने वाली चीजें। नवां घर होता है भाग्य भाव, पिछले जन्म से जो प्रारब्ध लाए, इस जन्म में जो धर्म कर्म करेंगे। और पिता का भाव, क्योंकि पिता भी भाग्य से ही मिलते हैं, माँ भी तो पिता के घर होती है। तो हम कोई खुद से तो पल नहीं जाते, माँ बाप मिलके पालते हैं। 10वां घर कर्म भाव, फादर का, प्रोफेशनल लाइफ का, कर्मों का। अब 9वें घर से भी पिता पता चलते हैं और 10वें घर से भी। ऐसा क्यों? 9वें घर से पिता तब तक देखे जाते हैं जब तक हम खुद पैसे कमाना शुरू नहीं करते। जिस दिन हमारी अपनी कमाई शुरू हो जाती है, उस दिन पिता 10वें घर से देखे जाते हैं। 11वां घर होता है इनकम हाउस, आय भाव, लाभ भाव, बड़े भाई बहनों के सुख का भाव और इच्छा पूर्ति का भाव। 12वां घर होता है व्यय भाव, एक्सपेंडिचर हाउस, हर तरह का खर्च, ना सिर्फ रुपए रुपए पैसे का, बल्कि रिश्तों का, सांसों का। देखो, पहला घर स्वयं, 1 से लेके 11 तक बहुत सारी चीजें हमें मिली या हमने अर्जित की। उन सबको हम भोगेंगे कैसे, कौन बताएगा? 12th हाउस, एक्सपेंडिचर हाउस, करेक्ट। तो ये होते हैं 12 घरों की कहानी। इन 12 घरों को हम अभी डिटेल में समझते हैं। हर घर के अपने पूरे ट्रेड्स, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, पूरे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ समझ पाए। पहला घर, जैसे कि मैंने बोला था, तनु भाव होता है। क्या क्या पता चलता है? व्यक्तित्व का, शारीरिक बनावट का, स्वास्थ्य का, स्वभाव का, बॉडी ऑर्गन्स में हेड, सिर, जो पीछे वाला हिस्सा है। तनु यानी तन, ऐसा भी बोल सकते हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, होता है ना, किसी को देख के अंदाजा लगाते हैं। चरित्र, अपीयरेंस, कैसा प्रेजेंट कर रहा है, रुचि, पर्सनालिटी, ये सब पहला घर बताता है। दूसरा घर धन भाव, वाणी, कुटुंब, पारिवारिक सुख, तिजोरी, जुड़ा हुआ पैसा, वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस, गला, गर्दन, चेहरा। अब क्योंकि वाणी आ रही है, यानी कि जीवा, जीभ, टेस्ट, खान पान की आदतें, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स। तीसरा सहज भाव, यानी पराक्रम का, एफर्ट्स का, कोशिशों का, छोटे भाई बहन का, पड़ोसियों का, आदतों का, कम्युनिकेशंस, लोगों से हमारे कैसे लिंक हैं, ऑनलाइन जो अभी काम कर रहे हो, तीसरे घर का कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेखनी, राइटिंग, शॉर्ट ट्रेवल्स, आर्म्स यानी बाजुएं और कंधे। चौथा घर सुख का, माता का, वाहन का, मकान का, पर्सनल मन की शांति का, हार्ट यानी दिल का, प्राइमरी एजुकेशन का, कंफर्ट्स का, यानी ऐशो आराम, लग्जरी। क्योंकि मां यहां से देखी जाती है तो इमोशंस, मन भी यहीं से देखे जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे लोग घर से काम करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि जैसे मकान, दुकान, जो भी फिक्स है।
पांचवा घर बुद्धि का, विद्या का, बुद्धि का, संतान का, एंटरटेनमेंट मनोरंजन का, वर्क फ्रॉम आइडियाज, लव रिलेशंस, रोमांस, क्रिएटिविटी, किसी भी तरह की कला, आर्ट, नेचुरल चीजें, लर्निंग ऑफ एनी स्पेसिफिक फील्ड, एक्टिंग, शेयर मार्केट और गैम्बलिंग, ये सब भी पांचवें से देखते हैं। हार्ट और नाभि के बीच की जगह, दिल और नाभि के बीच का एरिया। छठा घर रिपु, शत्रु, वैरी, ऋण यानी कि कर्जे, छोटे रोग, सेवा, सेवा का घर भी है, नौकरी का घर भी यहां से देखते हैं, लोन, कर्जा, कोर्ट कचहरी, डेली रूटीन, तीसरे घर से आते देखते हैं, छठे घर से डेली रूटीन और डिसिप्लिन देखते हैं, कंपटीशन, आंते, इंटेस्टिन्स, पेट, किडनी और नेवल से नीचे का भाग यानी नाभि से नीचे का भाग। सातवां घर जाया भाव, साथी भाव या पार्टनर भाव, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डेली इनकम, मैरिज और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, बिजनेस कैसा रहेगा, बिजनेस प्लेस, जगह कैसी होगी जहां काम कर रहे हो, कस्टमर्स, डेली डीलिंग विद कस्टमर्स, सातवां घर बताता है, यूट्रस, बेली और प्राइवेट पार्ट के बीच का एरिया, शरीर में इसका पार्ट है। आठवां घर आयु, गुप्त चीजें, सीक्रेट चीजें, अकस्मात, अचानक होने वाली चीजें, पेन, दर्द, सफरिंग्स, एक्सीडेंट्स, सर्जरी, ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च, ऑकल्ट, गैर कानूनी चीजें, पैतृक संपत्ति, ससुराल। पता है ससुराल इससे क्यों देखते हैं? एक ट्रिक बताती हूँ। एक ही कुंडली से पूरे खानदान की कुंडली देखी जाती है। सातवां घर होता है लाइफ पार्टनर का। अगर मुझे लाइफ पार्टनर की कुंडली बनानी हो तो मैं सातवें घर से देखूंगी। तो लाइफ पार्टनर के लिए ये पहला घर हो गया। दूसरा घर हो गया उसके परिवार का, यानी कि आठवां घर। जो मेरे लाइफ पार्टनर की फैमिली होगी वो तो मेरा ससुराली होगी ना। समझ में आई बात? लाइफ पार्टनर का जो परिवार होगा वो हमारा ससुराल होगा कि नहीं होगा? तो कुंडली को कहीं से भी घुमा सकते हैं। छोटे भाई बहन की कुंडली बनानी है, तीसरे घर से बनानी शुरू कर दो। माता की स्थिति की कुंडली बनानी है, चौथे घर से बनाओ। उस घर को पहला घर मान लो और बाकी चीजों को घुमाते चले जाओ। ठीक है? इसलिए आठवें घर से पता चलता है ससुराल। पैल्विक रीजन, ये हमारी बॉडी का पार्ट है। जेनेटाइल्स, प्राइवेट पार्ट्स। डिप्रेशन और एग्जाइटी भी यहीं से पता चलती है। ब्राइब, रिश्वतखोरी। नवा घर मैम भाग्य, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? बदलाव। देखो, पेन और सफरिंग्स मिलती हैं आठवें घर में। जब किसी की जिंदगी में दुख आता है, या तो वो उसके बाद अच्छा इंसान बन जाता है या बुरा बन जाता है। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि नहीं कहते? बदलाव आना। हाँ जी। धर्म का घर, पिता, जब तक हम पिता पर डिपेंडेंट है। धार्मिक यात्रा, हायर एजुकेशन, गुरु, आध्यात्मिकता, थाइस एंड हिप्स, नवें घर से पता चलते हैं। दसवां घर कर्मों का, प्रोफेशन का। पिता जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं हम। प्रोफेशन, सोसाइटी में हम कैसे जाने जाते हैं। आजीविका अर्जन, पैसा कैसे कमाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और घुटने, दसवें घर से पता चलते हैं।
मैडम बिजनेस भी इसे देखेंगे क्या? बिजनेस सातवें घर से देखते हैं सर। 11वां घर आय का भाव, इनकम का, बड़े भाई बहनों का, प्रॉफिट का, इच्छा पूर्ति का, लंबी यात्राओं का, लोअर पार्ट्स ऑफ लेग्स इंक्लूडिंग एंकल्स एंड काव्स, जो घुटनों से नीचे और पैरों के ऊपर का बीच का हिस्सा, दोस्त और सोसाइटी, हमारा कैसा सर्कल होगा। 12वां घर व्यय भाव, मोक्ष का, हर तरह का व्यय, लॉस, एक्सपेंडिचर, दान, जेल, विदेश यात्रा, बेडरूम, नींद कैसे आएगी, बेडरूम रिलेशंस कैसे होंगे, फीट, टोज और लेफ्ट आई, ये सब 12वां घर बताता है। अब इन्हीं घरों में जो हमारे प्लैनेट्स आते हैं उन्हीं से रोटेशन होती है। ठीक है, ये तो आज आपने पहला पड़ाव किया कि घर क्या बताते हैं। अब अगले 3 दिनों में हमने कुंडली को पढ़ना सीखना है, तो कुंडली बनानी आएगी तो पढ़ना सीखेंगे। तो अब हम कुंडली कैसे बनानी है सॉफ्टवेयर से, अब हम ये सीखेंगे। और आप लोग अपनी अपनी कुंडली ड्रॉ करोगे और मेरे नंबर पर भेजोगे। मैं आप लोगों को बताती हूँ कुंडली कैसे बनानी है, बहुत इजी है, सॉफ्टवेयर से ही बनानी है, कोई हाथ से नहीं। मोबाइल के अंदर जाकर प्ले स्टोर में एस्ट्रोसेज नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। ASTRO, एस्ट्रोसेज, SAGE, एस्ट्रोसेज, राइट। कंप्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर है। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो ये आपके वॉलपेपर पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। आजकल ये ब्लैक कलर दिखाई देता है AI की वजह से, ऑरेंज में ब्लैक भी दिखाई देता है, AI साथ लिखा होता है। एस्ट्रोसेज कुंडली, जब इसको डाउनलोड कर लोगे तो इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने पर आपके पास ये होम पेज खुलकर आएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में होम लिखा है। होम के ठीक नीचे कुंडली का आइकन बना है। यहां मत जाना, अभी चैट करें ये सब, यहां पे फिर पैसों का खेल शुरू हो जाएगा। कुंडली, जहां कुंडली लिखा है उसे जाके क्लिक कीजिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलकर आएगा, कुंडली वाला ही। और नीचे 2 ऑप्शंस आएंगे, कुंडली खोले या न्यू कुंडली, ओपन चार्ट या न्यू चार्ट। अब सबसे पहले कॉलम में आप नाम डालेंगे जिसकी भी कुंडली निकालना चाहते हैं। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पे जाना है। डेट चुनिए 1 से 31 में से, चुनने का ऑप्शन मिलेगा। मंथ चुनिए, जैसे मैंने सितंबर चुन लिया। ईयर चुनिए, मैंने 2021 चुना, आप 1950 चुनो, 1932 चुनो, 2000 चुनो, जो भी चुनो। तो 15 सितंबर 2021 जैसे मैंने चूज किया। टाइम मैंने शाम के 4:35 चुने। आपको देखना है 0 से लेके 12 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। मिनट्स दिए जाएंगे, मैंने 35 चुना। AM या PM जरूर ध्यान से चुनना, कुंडली बदल जाती है। फिर प्लेस, जैसे कि मैंने चंडीगढ़ डाला तो मुझे ऑप्शन दे देगा। गांव का नाम मत डालना, आसपास की 30-40 किलोमीटर में जो भी फेमस सिटी हो उसका नाम डालना। जैसे ही सपोज आपने गुजरात, आप बड़ौदा डालते हो तो BARODA डालते ही वो आपको बड़ौदा जहां जहां जिस जिस स्टेट में होगा उसे उसका नाम ही देगा। आप चूज कर लेना मेल या फीमेल और फिर कुंडली दिखाइए, क्लिक कर देना। तो आपके सामने इस तरह का एक चार्ट निकल कर आएगा, लगन चार्ट। लगन के नीचे हाईलाइट।
आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको कल की क्लास में ड्रॉ भी करके आना है एज इट इज, जैसे लिखा है। मैं इसको पढ़ना सिखाऊंगी। जैसे भी लिखा है इसको एज इट इज बनाना है और स्क्रीनशॉट लेना और फिर इसको मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ये देखिए स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है 95927 95927 53150 53150 95927 53150। ठीक है जी। हाँ जी बोलिए एनी जी, क्या कहना चाहते हैं? पहले कैमरा ऑन जरूर करना है, ऐसे नहीं। मैम मेरी ना टाइमिंग थोड़ा ना करेक्ट नहीं है। कोई बात कभी नहीं, कभी जो टाइम तो आपको पता है, जो आपको मालूम है, आप वहीं डाल देना। ओके मैम। जी। ओके मैम। मैम किसी को टाइम नहीं पता हो तो? देखो डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना बहुत जरूरी है। हम जो मेथड सीख रहे हैं उसमें टाइम आप कोई भी डालोगे चल जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं होगी तो दिक्कत होगी। नो मैम टाइम ऑफ डेट ऑफ बर्थ एनी बताना जी क्या था? आपसे बात नहीं हो रही, अभी उनसे बात हो रही है। हाँ जी, तो आप टाइम कोई भी डाल सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? नहीं, पराशरी में पड़ता है, लेकिन हम जो प्रिडिक्टिव मेथड सीख रहे हैं इसमें नहीं पड़ता। ये भी तो पाराशरी पढ़ रहे हैं। सर एबीसी पढ़ रहे हैं, अभी कहाँ पराशरी पढ़ रहे हैं? एबीसी तो उसी की है ना मैम, ये पढ़ा तो रही हैं आप। एबीसी तो ज्योतिष की एबीसी तो सबकी सेम होती है सर। का खा गा आ ई ई तो सभी का सेम होता है सर। मैम हाँ जी। प्रेडिक्टिव हम पढ़ रहे हैं तो किसी कोई ना कोई बेस तो होगा इसका। सर अभी आप प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आपके पास अगर समय नहीं है, आप बिना समय के कोई भी समय ले सकते हैं। एंड में धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। हाँ जी मैम, हाँ जी। ये मैम ड्रॉ हमें अपनी कॉपी में ड्रॉ करके फिर आप उसमें रखना है, फिर नहीं, आप समझाओगे। ड्रॉ करके अपने पास रखिए, मुझे तो ऐप से स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। हाँ जी मैम, हम आपको भेज देंगे और ड्रॉ करके अपने पास रखेंगे, फिर आप सिखाएंगे तो हम उसे पढ़ेंगे, है ना? हम्म, हम्म, थैंक यू। हाँ जी। और किसी का क्वेश्चन? मैम ये अपनी कुंडली का स्क्रीनशॉट भेजना है आपको? हाँ जी। ओके। जी। और मेरा कुंडली अच्छा होगा तो मैम? हाँ, मेरा जो टाइम है, मेरा मेरा कुंडली होगा ना ये? बिल्कुल। आप अपनी डालेंगे ना, अपने पास निकालेंगे। ओके ओके, ठीक है। मैम मेरा एस्ट्रोस आगे में ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। हाँ, तो वहां से स्क्रीनशॉट लेके भेज देना ना। ओके थैंक यू। जी जी जी। हाँ जी। मैम जैसे कई लोगों का मैम जैसे कई लोगों का डेट फिक्स नहीं होता है, मैम हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? हम या बहुत आप आगे, बता, आप हमें बाद में देखिए बताएंगे? बहुत बहुत ठीक है एडवांस मैम। की चीज है वो, प्री नर्सरी में तो नहीं सीख सकते। उस श्योर केस मैम। में उस केस में फैमिली के मेंबर यानी कि बड़े बेटे या बेटी की कुंडली से भी कई चीजें प्रेडिक्ट की जा सकती हैं, और होरा या प्रश्न शास्त्र का सहारा भी लिया जा सकता है। वो अलग एडवांस मेथड है, वो जो यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा। ओके मैम, ओके मैम, थैंक हाँ यू मैम। जी। जी। मैम मैम एक आपकी क्वेश्चन है। क्लास कितने दिनों की है? 3 से 4 दिनों की है। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। जी। सर पहले तो ना कैमरा ऑन कीजिए, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। अभी चालू है। हाँ जी। मैम ये क्वेश्चन है कि जैसे कि एक टाइम पे मतलब किसी एक लोकेशन की बात करें तो एक ही टाइम पे मान के चलो 10 बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, 10 बच्चे जन्म लेते हैं, मिनिमम मान के चल रहा हूँ। तो उन 10 बच्चों का एग्जैक्ट टाइम फिक्स है और डेट ऑफ बर्थ भी फिक्स हो गई, लेकिन है ना? उनके तो जीवन की घटनाएं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ऐसा क्यों होता है मैडम? ऐसा इसलिए होता है कि आपके 9 ग्रहों में ही दुनिया की सारी घटनाएं सिमटी हैं। करेक्ट। जो शुक्र लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं शुक्र पैसे को रिप्रेजेंट करता है, वहीं शुक्र बेटी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं शुक्र, देखिए, इट उसके पास्ट लाइफ कर्मा के हिसाब से उसने उस प्लैनेट का किस तरह दोहन किया था, इस जन्म में उसके परिणाम मिलेंगे। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मतलब कुंडली तो सेम होती है ना सबकी? सेम। सर सेम होने का मतलब नहीं है ना, एक ही प्लेनेट 30-30 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब
उसके केस में उसने उस प्लेनेट से जैसा काम लिया होगा उसके साथ शुक्र के वो तत्व एक्टिव होंगे। ये समझा सब नहीं मैडम? बाद में सीखेंगे, अभी पहले शुरुआत से तो एक सीखें। बात बताओ ना, शुक्र तो राहु मैडम का सीख नहीं रहा हूँ, मैं केवल पूछ रहा हूँ ऐसा होगा होगा कि नहीं। सीखने की कोशिश थोड़ी कर रहा हूँ, मैं समझने की मतलब कोशिश कर रहा एक हूँ। मिनट सर, सर देखिए ये बहस का विषय नहीं है, मैं आपको वही जवाब मैडम दे। वो बीच में बोल रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप बोल देते तो मैं चुप हो जाता। आपस में भी थोड़ा सा, उन्होंने भी आपको गलत नहीं कहा था, अभी स्टार्टिंग फेस है। मैं आपको वही जवाब दे रही हूं, हर प्लेनेट के कारक तत्वास बहुत ज्यादा होते हैं। सबके जीवन में उसके पूर्व जन्म के हिसाब से उसने उस प्लेनेट के जिस कारक तत्व का प्रयोग किया होता है उस तरीके की घटना घटित होती है। समझ में आया सर? धीरे धीरे समझोगे। हाँ जी, बोलिए वनीता जी। कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं, और किसी का कोई सवाल? बस ये है, आज जो आपने सिखाया वो बहुत बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ आई है। बस उसके लिए थैंक यू। धन्यवाद जी। जी मैम मैं एक बात कहनी चाह रहा था। जी, कैमरा ऑन कीजिए। ओह सॉरी थी। मैं ये पूछना चाह रहा था, ज्योतिष में मैथ यानी कि गणित की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका महसूस होती है मुझे, क्योंकि अगर गणित का हिसाब किताब थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो हिसाब सही नहीं लग पाएगा। मैं वही आपसे चीज ज्योतिष में है। तो मेरा सुनिए, कहने का मतलब ये है कि अभी इन्होंने क्वेश्चन किया था कि एक साथ 10 बच्चे हो रहे हैं या 9 हो रहे हैं या 10-20 हो रहे हैं, तो होना ना वो तो अलग चीज होगी, लेकिन समय जो है ना, तो वहां कोई डॉक्टर कोई पेन डायरी रखता कि किस क्या टाइम, ना सबकी घड़ी इक्वल होती, सबकी अलग अलग है। फिर जो अंदर है वे बाहर वालों को आकर बताएंगे तो उसमें भी समय लगेगा। पवन जी, पवन जी, पवन जी। जी, आप जो बात कर रहे हैं वो पराशरी के आधार पे कर रहे हैं कि अच्छा नौमांशा, अच्छा अंश, दशमांशा, नक्षत्र, कस्प, वो सब उतना अच्छा अच्छा। कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है आज के युग नहीं में। नहीं, मैं तो नॉर्मल पूछ रहा था ये हाँ, मैं चीज। नॉर्मली जवाब दे रही हूँ। आज के युग में देखिए बहुत सारे मेथड है, मैं एक ही सवाल पूछती हूँ। बोर्ड मास का फॉर्मूला था, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पहले सब बाय हैंड करते थे। याद कीजिए कुछ समय पहले अगर हम चले जाएं 20-30 साल पहले, तो जब हम मैथ्स की परीक्षा देते थे तो हमें एक रफ शीट मिलती थी जिसमें हम रफ काम मैनुअल करते थे। आज हम्म। के डेट में कैलकुलेटर का जमाना आ गया। आज के बच्चों को बिल्कुल। पूछो 12 चिक मल्टीप्लाई करेंगे, 72 नहीं बोलेंगे। तो ठीक ऐसे ही आजकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी इस तरह का मेथड आ गई है जिसमें आप ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ही बहुत कुछ कर लेते हैं। तो मैम जैसे ये 5 तत्व बताए हैं, उसी हिसाब से तत्व के आधार पे ही पूजा की जाती है, इष्ट देव पूजा होते हैं की उनमें। बात ही नहीं हो रही है फिलहाल। देखिए आप लोग ना सब आउट ऑफ द वे जा रहे हो, अब मैम यहाँ मैं मैम पूजा की कोई आपकी बात ही बात नहीं हो रही सही है। है, हाँ जी। वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन कोई सवाल अगर उठता है नहीं सर, टॉपिक देखिए से सर, रिलेटेड। देखिए ऐसे नहीं होता है। जहां प्री नर्सरी की क्लास हो रही है और आप कोई एमए का क्लास ला रहे हैं, रेमेडी की बात अच्छा तब अच्छा। आती है जब हम रेमेडी सेक्शन पे पहुंचे, है ना? मैम मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी बोलिए रवीश जी। डॉक्टर साहब को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर दिन में जो बता रहे हैं कि कोई जन्म लेता है इतना फर्क पड़ता है, क्या होता है कि मैं उनको एक बताना चाहूंगा कि दिन में कुछ प्लैनेट्स फास्ट मूव करते हैं। अब बाकी सारे प्लैनेट्स जो है ना, जैसे आप बता रही है कोई भी समय ले लीजिए, हम्म। तो एक दो प्लैनेट ही इधर उधर आपको हाँ भागते दिखाई बिल्कुल, देंगे। मैक्सिमम मैक्सिमम प्लैनेट्स वहीं पे हैं पूरे सेम है। दिन में। बड़े जो प्लैनेट्स है आपके सैटर्न, जुपिटर, हम्म। प्लूटो, ये सब गुरु वगैरह। तो इसीलिए डॉक्टर साहब को ये बताना चाहूंगा कि बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मेन फर्क तो बड़े ही प्लैनेट्स का है। हम्म। छोटे में आपके थोड़े से बुध और सूर्य और ये सब आ गए, तो इसके लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। नक्षत्रों का कुछ फर्क जरूर रहता है। और जहां तक डेट और टाइम की बात है, तो ऊपर वाला जो टाइम देना चाहते हैं वही टाइम डॉक्टर बताते हैं। हाँ यही बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल, है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, विधि का हाँ, विधान है। ये दोनों सच्चाई है। दोनों एनर्जी साथ चलती होंगी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी भी तो साथ चलती होंगी उस पल में, उस टाइम में। बिल्कुल सभी के लिए चलती है। एक ही सुनिए, एक एग्जांपल और देती हूँ, ध्यान से सुनिए। हाँ। शुक्र राहु का योग किसी की कुंडली में अपार पैसा दे रहा होता है,
किसी की कुंडली में शुक्र राहु का योग उसको एक्स्ट्रा मैरिटल्स में धक्के खिला रहा होता है। किसी की कुंडली में शुक्र राहु का योग उसको कैंसर का योग दे रहा होता है। किसी की कुंडली में शुक्र राहु का योग उसको बहुत सारी बेटियां होने का योग दे रहा होता है। अब योग एक ही है। अब ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं? जिसका देखो, एक तरीका है कि किस्मत ने आपको सही रास्ता दिया, आपके अलाइनमेंट हुई हो या प्लैनेट्स की, आप उस तरफ चल पड़े। दूसरा रास्ता है कि लोग सही समय पर सही जगह पहुंच जाएं और उनको कोई सही सलाह मिल जाए, ये भी उनकी किस्मत ही है, और वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर ले। अंबानी के पास भी 9 ही ग्रह थे, हैं। अमिताभ बच्चन के पास भी 9 ही ग्रह हैं। अमिताभ बच्चन के 8वें भाव में 4 ग्रह हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक वक्त पे वो बेरोजगार भी हुए थे और ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ था। बड़ा पर्दा छोड़ के छोटे पर्दे पे आए थे, फ्लॉप फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप, दिवालिया हो गए थे। सन 2001 का दौर याद होगा उनका, करेक्ट। एट दैट टाइम उन्हें किसी ने सही सजेशन दे दी कि भैया ट्रांसफॉर्म कर लो, वो केबीसी में आ गए और बच गए। अब राजेश खन्ना ने अपनी लाइफ के डिसिप्लिन और डेली रूटीन को फॉलो ही नहीं किया, तो सबसे पहले सुपरस्टार होने के बावजूद भी वो बहुत जल्दी आउट हो गए। तो इट डिपेंड्स कि हम अपने प्लैनेट्स की एनर्जी को समझते हुए उसे कैसे यूज करते हैं। अगर हम उसे सही दिशा में लगा लेते हैं या कुदरत लगवा देती है, दोनों ही बातें कुदरत की मर्जी पर भी आ जाती हैं, तब तो हम राजा बन जाते हैं तो वही 9 ग्रह, वही योग। और अगर नहीं लगा पाते हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर, बिल्कुल वैसा ही है ना। बिल्कुल। इसलिए जी मैम जी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जब भी मैं अपने भाई बहनों को बोलना बोलना चाहूंगी जो यहाँ पे हैं, जब भी कुछ सीखने के लिए बैठिए तो अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर करके बैठिए, नहीं तो हम नहीं सीख पाएंगे अगर आप जसवीर ऐसे जी, बैठेंगे तो। जसवीर जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी ये बात मानती हूँ। जो बर्तन खाली होता है उसको भरना बहुत आसान होता है ना। हाँ ना। और जो बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। सब लोग सुनिए, सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, पहला दिन है तो क्यूरियोसिटी आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ये यूट्यूब का जमाना है, तो अधजल हम्म, गगरी छलकत जाए वाला किस्सा भी बहुत हो चुका है। यूट्यूब ने सही सबको बात है। पढ़ा लिखा समझदार कहूं या पढ़ा लिखा बेवकूफ बना दिया, मैं भी उनमें से एक हूँ। जरूरत से ज्यादा जहां जिस ज्ञान का जैसा प्रयोग करना है वैसा यूट्यूब नहीं सिखाता है। सही बात है। वो इधर से भी ले लो उधर से भी ले लो, वो सब मिक्स हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलता है। तो वो लोगों के पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, क्यूरियोसिटी करवा रही है। अगर वो नेगेटिव हम्म, पूछ रहे हैं पॉजिटिव पूछ रहे हैं, इन सब के पीछे उनकी क्यूरियोसिटी है। आई एक्सेप्टेड। ये खैर एनीवेज, अब मुझे ये बताइए, कितने लोग मुझे कुंडली भेजने वाले हो? मैम भेज दिया। हाँ, जितनों ने भेज दी ठीक है। मैम मुझे बनानी पड़ेगी, मुझे आता नहीं है, पहले एस्ट्रो से थोड़ा मैं हाँ, बाद तो में वहीं भेज। से तो सीखा सिखाया कौन पैदा होता है मैम, सब सीखते हैं, टेंशन नहीं तो मैं लेना। कल भेजूंगा ना मैम। हाँ, तो कल मैम भेज भेज दिया मैम। दीजिएगा, कल भेज दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर आप लोग चाहते हैं, आप में से जो भी चाहता है, जो यहाँ हुआ है उसको रिवाइज करना चाहते हैं, उसको आगे होमवर्क होगा चेक करवाना चाहते हैं, तो हम शाम 7 बजे एक क्लास लेंगे उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं। वो मेरे नंबर पर 7 PM लिख के भेज देना, उन्हें 7 PM वाले ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। तो कल शाम 7 बजे हम दोबारा एक बार ये सब दोहरा भी लेंगे, और जो आप लोगों ने कुंडलियां बनाई है उसको चेक भी कर लेंगे कि आपने ठीक बनाई है कि नहीं बनाई। यहाँ नहीं लिखना, 7 PM जूम पे नहीं लिखना, मेरे नंबर पर भेजना। मुझे क्या पता कौन किसका नंबर क्या है, मैं आपको ऐसे थोड़ी जानती हूँ, ठीक है। ठीक। तो मेरा ठीक है। नंबर है 9592753150। 7 PM लिख करके मैसेज कर देना, मैं सुबह 10-11 बजे आप लोगों को जूम लिंक, क्लास लिंक भेज दूंगी। फिर उसी में आपका शाम को जूम लिंक आ जाएगा। प्लस अपनी अपनी कुंडली का स्क्रीनशॉट भेज देना, और अगले आने मैम वाले 3 दिन हम कुंडली पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। मैम कल क्लास 7 बजे से होगा? मैडम रूटीन वाली तो 9 बजे होगी। आप ध्यान अच्छा से सुनिए, मैंने बोला जो दोहराना चाहते हैं या जो किया चेक कराना चाहते हैं। मैम हाँ, कुंडली पढ़ना, ये जो लगन चार्ट बनता है यही पढ़ना सिखाएंगे या थोड़ा बहुत वर्षफल प्रेडिक्शंस भी सिखाएंगे मैम। वर्षफल भी सिखाते हैं? वर्षफल मैडम बहुत आगे की चीज होती है, बहुत आगे की अरे चीज होती कहाँ है। चली गई यार वर्ष भाई में। ठीक है, ठीक है। देखिए, आप में से कोई भी कुछ भी किसी के लिए निजी टिप्पणी ना करे। हेलो। माइक्रोफोन मैम बंद। मैं ये पूछना चाह रहा था हम्म कि
कुंडली में जो लगन चार्ट होता है और जो एक चंद्र वाला होता है, तो उसमें से दोनों में से कौन सा देखते हैं? दोनों देखते हैं देखने वाले। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्र कुंडली भी देखी जाती है, सूर्य कुंडली भी देखी जाती है। करेक्ट। और आपकी क्या नाम से लगन कुंडली भी देखी जाती है। बट ज्यादा इंपॉर्टेंस लगन कुंडली की ही होती है। तो अभी जो आप पढ़ा रही है वो लगन 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 कुंडली है? लगन लगन लगन। अच्छा अच्छा। तो मैम मैंने अपनी कुंडली कई लोगों से बनवाई है, और लेकिन बनवा मैं भेजा तो है, वो पढ़ नहीं नहीं भेजनी। पाता हूँ, समझ नहीं आता। हाँ तो सर, तो क्या आपको, आपके द्वारा भी उसका नहीं व्याख्या कर विवेचन समझ नहीं, सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं, व्याख्या नहीं करने की बात करी मैंने। मैंने ये बोला मतलब डिटेल कुंडली समझ पढ़ते सकता हूँ क्या? कैसे, ऐसे नहीं हो रहा है जी। यहाँ पर अनूप जी। अनूप जी, हम यहाँ पर कुंडली को पढ़ते कैसे हैं ये सिखाने आए हैं, पर्सनल कुंडलियां बताने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, चलिए। नितिन जी क्या मैम कहना चाहते हैं, हेलो बोलिए। मैम, बिल्कुल गई मैं उनकी। बोल रहा था कि जो आपको हम लोग भेजेंगे, जो आपको भेजेंगे तो उस पे आप हम लोग को सिखाओगे कि कैसा हो रहेगा? सचिन जी भेज वही तो। दीजिएगा, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, उस पे होमवर्क करना सीखोगे, वो सब चेक होगा। तेरी फोटो भी आ रही है। ठीक है। मैम, हाँ जी। अगर 7 बजे का क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाऊँ तो मेरा कुंडली जो मैं भेजूंगी वो 9 बजे में क्या नहीं, वो 9 बजे में कुंडली चेक नहीं होगी, वो 7 बजे में। देखो मैडम, इतना परेशान होने की बात नहीं है कि 7 बजे वाली मिस होगी तो कुछ मिस हो गया, यही रिपीट होना है वहां पर। हाँ, कुछ नया नहीं होगा 7 बजे वाले में। जो रिपीट करना चाहता है, जिसकी कोई क्वेरी है, जो आप इधर ये सब कर रहे हो, वो वहां 7 बजे कर सकते हो। 9 बजे वाली क्लास को डिस्टर्ब नहीं करोगे ना तब। हाँ। हाँ, और जैसे कि अभी जो कुंडली का स्क्रीनशॉट मांगा है आप, वो अगर मैं 9 बजे 7 बजे क्लास ना करूँ तो 9 बजे तो उस पे मैं नहीं, वो चेक नहीं होगा, वहां चेक नहीं होगा। अच्छा, वो 7 बजे ही होगा ना? जी जी। ओके। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, नमस्ते मैम, नितिन बात कर रहा हूँ। बोलिए। तो एक तो सॉरी मैम, मैं ना क्लास में मेरे को जाना पड़ गया था, बीच में उठ के आता। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे वैदिक कुंडली होगी, पराशरी कुंडली होगी, या नाड़ी कुंडली भी होती है, वैसे तो मेरे को नॉलेज ज्यादा नहीं है इसके बारे में। तो हम लोगों ने पराशरी को ही क्यों सिलेक्ट किया है, दूसरों को क्यों नहीं किया, और किसने कहा, बाकी डिफरेंस क्या किसने है इनमें? कहा है आपसे ये कि हम लोगों ने पराशरी को सिलेक्ट किया है? किसने कहा है? जैसे कौन कह रहा है? मैंने तो देखिए, मैंने तो माफी मांगी मैंने पहले कि मैं बीच में उठ के चला सुनिए, गया था। सुनिए मेरी बात सुनिए। जी। कुंडली, कुंडली ये होती है, विवेचन करने के तरीके होते हैं। पराशरी से करोगे, नाड़ी से करोगे, लाल किताब से करोगे। जैसे कि इलाज करने के लिए होम्योपैथी पे जाओगे, एलोपैथी पे जाओगे या आयुर्वेदा पे जाओगे, ठीक वैसे ही। तो वैदिक या पराशरी विवेचना करने का सबसे पुराना मेथड है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ती गई, वैसे वैसे चीजें आती गई। ठीक है। जी ठीक है मैम। हाँ, राइट। थैंक यू। जी, चलिए, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो जो लोग 7 बजे की क्लास मैडम एक ज्वाइन, क्वेश्चन है मेरा। कैमरा ऑन नहीं है मैडम, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। और नहीं मैडम, क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब पढ़ाना जो आप बता रहे थे ना, आप ओनली पढ़ना सिखाओगी, तो वो 9 बजे 9 ओ क्लॉक ही सिखाओगी ना? हाँ, 9 o'clock। ठीक, थैंक यू। 7 बजे से कितने देर तक की क्लास? 7 बजे वाली क्लास रिवीजन क्लास है सर। रिवीजन, उसमें तो फिर भी ड्यूरेशन होगा कितना सर, देर? हमने ड्यूरेशन नहीं तय की। जब जो लोग कर रहे हैं वो करना चाहेंगे तो चलेगी, आधा घंटा भी चल सकती है, 1 घंटा भी चल सकती है, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। उसमें सिर्फ लग्न कुंडली देना है कि नवांश कुंडली? सर, मैंने लगन कराई है तो लगन ही मांगी है, नौमाइशा की तो बात ही नहीं हुई है। आप लोग सारे आउट ऑफ द बॉक्स क्यों जा रहे हो? उसमें जैसे अष्टोसेज में आपने बोला, संजय जी, सिर्फ न अष्टोसेज में तो लग्न सब, बोली है तो सिर्फ लगन। अष्टोसेज में तो सब आ जाता है ना सर, टोटल? हमने लगन ही बोली है ना सिर्फ। जी। तो फिर लगन पे रहिए ना, आउट ऑफ द बॉक्स क्यों जा रहे हैं? मैम, जी। इन सारे प्रकार जो है वैदिक और ये सारे, इनमें से सबसे एक्यूरेट और सबसे सभी एक्यूरेट है मैडम, सभी एक्यूरेट है। अब क्या एलोपैथी वाले इलाज नहीं करते, होम्योपैथी वाले इलाज नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं।
ओके। हाँ जी। हाँ जी मैम। जी यस बोलिए। मैम, मैं एक बात बोल रहा हूँ जी कि जीडी शर्मा जी, आज की क्लास हो चुकी है, उसके बाद में ही क्वेश्चंस रखे गए हैं। हाँ जी बोलिए। जी मैं ये बोलना चाह रहा था कि सब जने पढ़ने पढ़ने के लिए आए हुए हैं। बहुत सारे नए, बिल्कुल फ्रेश। जी कुछ पुराने पढ़े लिखे भी अंदर हैं। जी मैं भी हूँ उसी में। जी मैं चुपचाप हमेशा जो भी वेबिनार होता है सुनता रहता हूँ, बहुत कम क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ। जी। मैं ये सोचता हूँ कि हर कोई ए ए ABCD सीखने के बजाय जेड पे क्यों चले जाते हैं सब। ऐसा कुछ समझ हरी में नहीं जी, आता है, हरी एकदम जोशी जी, जेड पे चले जाते हैं। हरी जोशी जी, हरी जोशी जी, मैंने पहले भी जी बोला, अगर आप सीख चुके हो कुछ चीजें तो आप ये भी जानते होगे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से हर व्यक्ति का स्वभाव और समझने का तरीका अलग है। सब नहीं, एक वो जैसे ठीक नहीं, है। आप जैसा सोच रहे हो वो सब वैसा नहीं सोचेंगे ना। सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। मतलब पेशेंस से, आराम से सीखना चाहिए ना, मेरा यूं कोई सोचना बात है ये। कोई बात नहीं, जी सब जी। शुरुआत में है, धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है। और कुछ नहीं है बस। हाँ नहीं, ओके, आई बाकी बहुत अंडरस्टैंड, अच्छा है। आई अंडरस्टैंड। धीरे एक एक छोटी सी एक बात बताती हूँ। जब जी ठहरे हुए पानी में पत्थर गिरा जाता है तो लहरें उठती हैं। जी बिल्कुल धीरे धीरे वो पत्थर उनका हिस्सा हो जाता है, तो जीवन भी वैसा है। ये पहला दिन है, तो धीरे धीरे सब चीजें हैं। आप नोटिस करेंगे, मतलब जब हमारे पास फाइनल क्लास में भी लोग आते हैं ना, बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। वो बिल्कुल वैसा होता है। किसी के किए हुए काम को कमेंट करना, जज करना बहुत आसान होता है, किसी को सुनना। लेकिन जब हम स्वयं करना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे अपने आप बहुत सारी चीजें लाइन अप हो जाती बिल्कुल हैं। यही बिल्कुल बिल्कुल। जीवन है, इसीलिए जी जी इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई गलत नहीं है, जी। मैंने पहले ही कहा था। नहीं, गलत तो नहीं है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एकदम मतलब उतावलापन बहुत ज्यादा हो वो जाता है। इसलिए ना कि उतावला, देखो, हो सकता है उनका बिहेवियर इस जी, समय कौन से प्लैनेट से रूल हो रहा हो हम ये नहीं जानते, पहली बात। दूसरी बात, जिज्ञासा। जब तक जब कोई जिज्ञासा। एक मिनट संजय जी प्लीज। जब तक कोई किसी चीज में, समुद्र में उतरा नहीं है, वो गहराई जी को बाहर से देख करके ही अंदाजा लगाएगा। हाँ, जो उतर आएगा फिर वो अपने आप सब समझ जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही है, बोलिए संजय जी। मैं बोल रहा था कि जिज्ञासा बढ़ती है ना, जब कुछ नई बातें आती है सामने। ज्योतिष की बात हो रही है तो इसमें तो भविष्य की झांकने की बात। भविष्य ये झांकने का साधन नहीं है ज्योतिष, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों की। खुद को जानने का साधन है हाँ, ज्योतिष। वर्तमान भूत भविष्य तीनों इसमें हम सर, ना तीनों की बात भूत है। ना भविष्य ना वर्तमान, ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। जान लोगे, कर क्या लोगे? खुद को जानना ज्योतिष ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, समय काल आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है। आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां के बारे में जान लीजिए, कमियों पे काम कीजिए, अच्छाइयों का फायदा बस उठाइए। दैट्स इट, ये है ज्योतिष कि मेरा सॉफ्टवेयर क्या कहता है। यस। आधी पर से मैम ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैम एक बात अच्छा है, चलो देखिए, मैम, गुड नाइट। मुझे गुड लगता है नाइट। कि ग्रुप में जितने लोग इंटरेक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आगे भी थोड़ा पूछते हैं, पीछे भी पूछते हैं, कोई बात नहीं, सब मिल के साथ पढ़ रहे हाँ हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं मैडम, रमेश लेकिन जी। मैडम एक जी जी। जो आपने कॉन्सेप्ट बताया 5 तत्वों का अध्ययन है ये, तो ये मुझे क्लियर नहीं हुआ कि इसमें हम कैसे कैसे ये कॉन्सेप्ट एक बार स्टडी। रिकॉर्डिंग को सुनिए मैम, पहले रिकॉर्डिंग सुनिए ध्यान से। नहीं, कुंडली से हम तत्वों को कैसे मैडम, रिलेट। आपको नहीं कहा मैंने आप कुंडली से तत्वों पर जाओ। मैंने ये कहा था ज्योतिष में जब हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं तो इनडायरेक्ट हम 5 तत्वों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि अगर हम सूर्य को स्टडी कर रहे हैं तो मतलब अग्नि तत्व को स्टडी कर रहे हैं, चंद्र को स्टडी कर रहे हैं तो मतलब जल तत्व को स्टडी कर रहे हैं, मेरा ये मतलब था। तो वो ठीक है, हमारी कुंडली में हमारे शरीर से संबंधित। नेचुरल है, सॉफ्टवेयर है ये हमारा। स्वभाव उसी तरह का हो जाता है। हाँ, बहुत सारी चीजें, सब चीजें, हमारे रिलेशंस, हमारे बिहेवियर, हमारी घटनाएं। ठीक है, चलिए, एनीवेज,
7 PM वाले 7 PM लिख के भेज देना, कुंडली वाले कुंडली भेज देना। कल दोबारा मैम से मिलते हैं। राधे राधे। गुड हाँ जी, नाइट। राधे राधे। जी, गुड नाइट। बोलिए। हम्म, बहुत ही अच्छा समझाया आपने। जी थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कुंडली का रिकॉर्डिंग आ जाएगी, रिकॉर्डिंग आ राधे जाएगी। जी जी, ठीक। मैम कुंडली राधे का राधे कृष्ण, जय श्री है, कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कुंडली कुंडली का स्क्रीनशॉट कब भेजना है? मैडम जब मर्जी भेज दो, बोल दिया आप भेज दो, कल से पहले पहले भेज दो, कल 10-11 बजे से पहले पहले भेज ओके, सकते हैं। थैंक यू। भेज। ओके ओके। हम ऑलरेडी